और 150 मिनट टर्नओवर। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? वो कोई हाथ खड़ा करके बता दो कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। मोहम्मद अब्दुल्ला को आवाज आ रही है, मुगीस आमर को भी आवाज आ रही है। चले नहीं, 3 गवाह हो गए जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक सेक्शन में बिल्कुल अभी एक सेक्शन है, हम आधा पढ़ाऊंगा अभी, वो मैं प्लेन पेज पे आइएगा प्लीज। हाफ सेक्शन वो यहां पढ़ाऊंगा, हाफ सेक्शन जो है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बाद डिस्कस करेंगे। एक है जनाब, हमारा सेक्शन है सेक्शन 113। इसको बेटा हम बोलते हैं टर्नओवर टैक्स। हेलो चंदा, ये क्या हुआ, किधर चली गई? इसको हम बोलते हैं टर्नओवर टैक्स। वैसे इसका एक है जी मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स ऑन, अगर मैं इसकी हेडिंग करूं तो वो है मिनिमम टैक्स ऑन सर्टेन पर्संस। हम 2 स्कीम्स पढ़ चुके हैं, एनटीआर और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। एनटीआर, अब ये तीसरी स्कीम एक और आ गई जी, जो इसी के अंदर शामिल है, दैट्स कॉल्ड द मिनिमम टैक्स ऑन सर्टेन पर्सन। पहला ये है कि दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन रेजिडेंट कंपनी। रेजिडेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। नंबर 2, इंडिविजुअल एंड एओपी हैविंग टर्नओवर रुपीज 10 million और मोर in a tax year। अगर वी टर्नओवर इंडिविजुअल या यूपी के टर्नओवर मीन सेल्स, गवर्नमेंट भी समझदार है, उसने एक तरफ हमें कह दिया था डिडक्शन एडमिसेबल, जो मर्जी एक्सपेंडिचर डालते जाओ। लो जी मौजें लग गई जी, 2 रुपए इनकम बताओ और कहो जी मुझे नुकसान हो गया, मैं मारा गया और मैंने कोई टैक्स नहीं देना। उसामा जी अभी दरमियान में हो जी, सामा वालेकुम सर। वासलाम जी बेटा। सर इसके नोट्स नहीं मिले अभी तक। नोट्स नहीं मिले, लिख ही रहा हूँ, नोट्स नहीं मिले, खुद भी लिख लो, रजाई जो निकल आओ, पेंसिल सर कापी फाड़ लो। मैं सर लिख तो रहा हूँ, लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि देखें मुझे ही नहीं मिले या फिर अभी तक आपने सेंड ही नहीं नहीं किए। नहीं, मैंने किसी को भी मिले। अब चलें नोट्स ठीक देना है, बंद थैंक कर यू। देने हम, ताकि आप उठ के बैठ ठीक के है पढ़ना सर। शुरू करें। नोट्स तो ठीक हैं, है सर। देना देने खत्म कर देने हमने। चलो, ठीक है सर। हाँ, ऐसे नहीं पढ़ने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, इंडिविजुअल एंड एओपी हैविंग टर्नओवर रुपीज 10 million और मोर। टर्नओवर टैक्स है क्या, रेट ऑफ टर्नओवर टैक्स क्या है? रेट ऑफ टर्नओवर टैक्स सरकार कहती है जनाब 1.5% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब अपनी कैलकुलेशन करनी है तो आपने 2 कैलकुलेशन करनी है। एक आपकी पहली ऑप्शन है कि 1.5% ऑफ टर्नओवर, 1.5 ग्रॉस टर्नओवर कैलकुलेट करना है। नंबर 2, आपने एनटीआर कैलकुलेट करना है, नॉर्मल टैक्स रिजीम की जो टैक्स बनता है वो कैलकुलेट करना है। आपको देना कौन सा पड़ेगा? लॉ कहता है जी विच एवर इज हायर, लो जिन्हें मर्जी खर्चे डालते जाओ। अब कहता है ये टैक्स तो दोगे ना, कहां भाग के जाओगे हमसे, विच एवर इज हायर। 1993 में बेनजीर के दौर में ये सेक्शन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया।
उस वक्त इसका रेट था 0.5%, फिर इसका रेट हुआ 1%, फिर 2009-2010 में जरदारी साहब ने कहा, ज़ाहिर है जी सदर रहा जी, मैं इसलिए साहब कह रहा हूं, मेरी दिल तो नहीं करता, तो वो उस एट दैट टाइम तो उसने कहा कि हमने टर्नओवर टैक्स खत्म कर दिया उसने, यानी कि जब जरदारी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई 2009-2010 में, तो उन्होंने खत्म कर दिया। 2 साल बाद एफबीआई को पता चला किसी ने टैक्स नहीं दिया, सबने कह दिया हमें नुकसान हो गया। क्यों? उन्होंने कहा जी नॉर्मल टैक्स में लॉस है, देना नहीं है, टर्नओवर टैक्स का सेक्शन खत्म हो गया। फिर 2011 में सेक्शन को दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया और 2 साल पहले इसका फिर इसका रेट 1. फिर इसका रेट मेरा 14 में या 15 में या 16 में 1.25 हुआ, फिर इसका रेट 1.5% हो गया। इसका मतलब है आपको नुकसान है, आपको घाटा है, जो मर्जी है जी, कोरोना है, जो मर्जी है जी, आपने 1.5% टर्नओवर टैक्स आपने देना ही देना है, विच एवर इज हायर। इसकी मैं छोटी सी इलस्ट्रेशन कर देता हूं एक। देखिए जी, टर्नओवर है मेरी 60 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल 50 मिलियन, जीपी 10 मिलियन, एक्सपेंसेस 8 मिलियन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 मिलियन। अब 2 मिलियन के ऊपर क्या करेंगे? पहले नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल टैक्स कितना आया जी? एनटीआर जो आम रूटीन में आप कैलकुलेट करते हैं, ये बिजनेस इंडिविजुअल है, एक समझे, ये एक बिजनेस इंडिविजुअल है, तो 2 मिलियन के ऊपर टैक्स कितना आया? 1,90,000 और 1.5%, ये जो अभी हमने सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 113 टर्नओवर टैक्स, वो कितना आया जी? 60 मिलियन का 1.5% 9 लाख। तो प्यारे बच्चों, ये यहां उसको 9 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लो, कोई सवाल तो बोलो जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? 1.5% और नॉर्मल टैक्स, विच एवर इज हायर इज एप्लीकेबल। इट मींस, अच्छा देखो 10 मिलियन टर्नओवर कुछ भी नहीं है, बहुत कम है 10 मिलियन टर्नओवर। जो बंदा बिजनेस करता है उसको कहता है टर्नओवर 10 मिलियन से कम, मैं उसको चाहिए वो बिजनेस ना करे। तो ये तो देना ही देना टैक्स है, चाहे नुकसान दिखाएं, जितने मर्जी खर्चे डालें। लॉ कहता है लो खुल के खर्चे डालो, नुकसान दिखा दो, हमें बता दो लॉस हो गया, हम मान लेंगे, लेकिन तुम्हें टर्नओवर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? आई कैब में अगर आपको इंडिविजुअल सवाल आता है तो आपको ये कैलकुलेट करना है, जब आप असेस प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, असेस प्रॉफिट पे आपको एनटीआर और 1.5% कैलकुलेट करना है। बाज कात आई कैब ये भी कह देता है कि इग्नोर 113। आई कैप अगर अगर आपको सवाल के अंदर कहते इग्नोर 113, तो फिर आपने कंपैरिजन नहीं करना, फिर आपने सिर्फ नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करना है। एनी क्वेश्चन जी फ्रॉम एनीबॉडी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? देखो अब यहां पे मैं आपको बात समझाऊं कि बहुत सारे लोग यहां पे प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, लोग ऐसा करते हैं, लोग यहाँ पे जी एक्सपेंडिचर डाल दो जी बहुत सारे जी, एंटरटेनमेंट जल्दी, ट्रैवलिंग कन्वेंस जल्दी, रिपेयर मेंटेनेंस जल्दी, और खर्चे डाल दो जी। रसीदें आप बाजार से जितनी मर्जी बनवा लो, रसीदें बनवाने का कौन सा मसला है पाकिस्तान में? ठीक है, वो छोटी रसीदें बनती हैं, भाईजान बड़ी रसीदें नहीं बनती। ठीक है जी, वो खर्चे ज्यादा इनकॉर्पोरेट करते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने एक चेक एंड बैलेंस लगा दिया कि जब कम से कम आप 1.5% टर्नओवर टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? ऑल आर स्लीपिंग।
दुखती आंखों बहते कानों सारे स्टूडेंट्स एक जैसे, क्लास में चुप नहीं करते हैं फिजिकल क्लास में, और यहाँ बोलते नहीं है। ले जी, अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं जी, उधर आइए जी। ले जी, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जी। अनवार इज डूइंग हिज बिजनेस एज सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द नेम अनवार केमिकल। पहले हम निकाल लें जी, अपना भी निकाल लें जी। अच्छा जी, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ACR Z फ्रॉम सेल टैक्स, या सेल टैक्स की बात ही करेंगे, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। द कंपनी प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन जून 30th। यहाँ कंपनी का वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ कंपनी का वर्ड नहीं आना चाहिए। सोल ऊपर सोल ट्रेडर कहते हैं, यहाँ कंपनी कह दिया। The individual prepare its financial statements at June 30th. The following are the audited financial statement results of the AC अनवार केमिकल। अब यहाँ पे ये ना हो आप ऊपर पढ़े जी अनवार केमिकल, नीचे पढ़े एयर कंडीशन कौन आ गया है। फॉर द ईयर एंड June 30, 2021 150 मिलियन की टर्नओवर है। अच्छा, अगर यहाँ पे नहीं दिया गया तो वहीं आपको सेस होना चाहिए जनाब, यहाँ पे 113 लगना है। कॉस्ट ऑफ सेल है GP, एडमन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अदर पार्टिसिपेंट्स, अदर इनकम है जी, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑपरेशन है जी, फाइनेंस कॉस्ट है, एंड दिस इज योर डिक्लेयर्ड प्रॉफिट। और आप अल्टीमेट क्वेश्चन कहां शुरू करोगे, डिक्लेयर्ड प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे। चलो जी आगे पढ़ते हैं जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेल इंक्लूड्स एन एडवांस अमाउंट ऑफ 5 लाख रिसीव्ड फॉर सेल टू बी मेड इन जुलाई। अच्छा, प्रोप्राइटर का सवाल करते हुए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, बिजनेस का सवाल करते हुए योर अकाउंटिंग कंसेप्ट शुड बी द वेरी गुड। अगर आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं तो थोड़ा सवाल करना मुश्किल हो जाएगा। इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में यही बड़ी अय्याशी है, मैं तो समझता हूँ अय्याशी है कि मौज है। आप हर चीज देख रहे होते हो, एवरीथिंग, इवन ज़ाहिर है उनके स्टैंडर्ड के ट्रीटमेंट भी देख रहे होते हैं, हम अकाउंटिंग कंसेप्ट भी देख रहे होते हैं, और सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। टैक्स की प्रैक्टिस बहुत कुछ सिखाती है। सेल इंक्लूड्स एडवांस ऑफ ₹5 लाख सीड टू फॉर द सेल टू बी मेड इन जुलाई 20 जुलाई में, यानी कि अगले साल में। द डेटर डिसाइड दिस अमाउंट एज रेवेन्यू इन द अमाउंट June 30, 20 ऑन द बेसिस दैट द गुड्स विल डेफिनेटली बी मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई 20। लो, ये तो अभी ये क्या, ये आपकी सेल है? नहीं, आपकी सेल नहीं है, आपके ये प्रॉफिट में से अल्टीमेटली इतनी अमाउंट लेस हो जाएगी। ये आपकी सेल का हिस्सा नहीं बनेगी। इस बात में थोड़ा कि आपने सेल करनी है। अब मैं कहूं जी कि आप लोगों ने ये जून खत्म हो गया और आपने अगले साल मेरे पास आने ही आना और मैं इनकम बुक कर लूं जी, 20 करोड़ ये तो पक्के, ये तो मुझे फीस देंगे ही देंगे, तो मैं उसको इनकम बुक कर लूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो या मैं कहूँ जी इन्होंने पढ़ाना ही पढ़ाना है, ये इनकम अगर आपकी ये भी हो सकता है 28 जून को एडवांस आ जाए फिर भी आप सेल ट्रीट नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, दैट इज कॉल्ड एडवांस। अगर आपके पास, आप लोग मेरे पास आए, मैं कहता हूँ यहाँ जी अब्बास मेरे पास है, उसने कहा 28 जून को आया, ये मेरी फीस है, क्लासेस मेरी जुलाई से शुरू होनी है, तो अब्बास जो मुझे फीस दे के गया है दैट इज कॉल्ड एडवांस फ्रॉम द स्टूडेंट्स या कस्टमर्स, एक ही बात है। तो इसको क्योंकि मैंने इसको सर्विस बाद में प्रोवाइड करनी है, कैश डेबिट, एडवांस और कस्टमर क्रेडिट। अगले साल में मैंने इसको बच्चों को सर्विस दे दी, सर्विस क्या दे दी, मैं इनको पढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा, एडवांस और कस्टमर डेबिट और ट्यूशन फीस क्रेडिट। इसलिए अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स परचेज ऑफ ट्रेडमार्क कॉस्टिंग ₹3285000 एंड यूज फ्रॉम 2 जनवरी। अब देखें, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल हो गया, दिन दे दिए, इसका मतलब, और हमें याद होना चाहिए कि भाईजान यहाँ दिनों के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है। उसने क्या किया था, सारे का सारी शामिल कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल में। पहले डिसलो करेंगे, ठीक है जी, फिर 10 ईयर्स पे कैलकुलेट करेंगे, फिर दिनों के हिसाब से अलाउ करेंगे। समझ आएगी नहीं आई जी? ₹3285000 डिवाइड बाय 10 हो गया, ये 1 साल की आ गई। 1 साल के बाद फिर दिनों के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे जितने दिन होंगे। और बाद का यहाँ याद रखिएगा, कहीं ना कहीं
ने हमारे साथ 2021 तो लीप का साल है ही नहीं है, पिछला लीप का साल था। कॉस्ट ऑफ ए न्यू लैपटॉप, आप देखो लैपटॉप है उसने कॉस्ट ऑफ सेल में डाला हुआ है, डिसअलाउ कर देंगे, लेकिन इसकी बाद में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर, डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे जी। पेनल्टी इम्पोज अंडर सेल टैक्स एक्ट, पेनल्टी आपको पता है आपको डिसअलाउ होनी है, 1 लाख का आपको डिसअलाउ हो जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड व्हिच हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 1 ईयर, ठीक है, इसकी लाइफ ही 1 ईयर थी, इसको क्या करना था, कुछ भी नहीं करना। अगर इसकी लाइफ 2 ईयर्स होती या 3 ईयर्स होती तो फिर हमको डिवाइड करते, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना। डोनेशन पेड टू द सेंट्रल मॉस्क ऑफ द सिटी, डोनेशन आपको पता है अलाउ, बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसने कुछ पता नहीं बताया हो या नहीं बताया हुआ, बारह ये डिसअलाउ होनी है, ये 50,000। आगे चलेंगे। एक्सपेंडिचर इनकम ऑन एंटरटेनमेंट एट द मीटिंग ऑफ द एम्प्लॉइज गेट टुगेदर, एम्प्लॉय के ऊपर जो एक्सपेंडिचर आप इनकर करते हैं वो आपको अलाउ होते हैं, कोई मसला नहीं, अलाउ होंगे। डेप्सिएशन फिक्स एसेट, इसका मतलब ये है आपकी अकाउंटिंग डेप्सिएशन है, मेरा ये भी डिसअलाउ हो जाएगी। डेप्सिएशन प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एसी डजंट मेंटेन, जो अनअप्रूव्ड आपकी ग्रेच्युटी है वो भी डिसअलाउ हो जानी है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड्स ए बेस्ट परफॉर्मेंस रिवार्ड ऑफ ₹4 लाख पेड इन कैश, भाईजान अगर पेड इन कैश करेंगे बेशक उसने जो मर्जी किया है वो डिसअलाउ होगा, बेशक आपने उसको सैलरी में देखो सैलरी में ट्रीट किया, टैक्स भी काटा लेकिन कैश पे कर दिया, डिसअलाउ हो जाएगा। ट्रेड फेयर एक्सपेंडिचर 4 लाख 5% विच आर नॉट सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, ट्रेड फेयर एक्सपेंडिचर अलाउड, इसका 5%, उसके एक्सपेंडिचर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं, इसका 5% हमें डिसअलाउ हो जाएगा। अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ए बैड डेट चार्ज कंसिस्टिंग ऑफ इंक्रीज इन द जनरल प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, जनरल प्रोविजन डिसअलाउ हो जानी है। लोन टू एन एक्स एम्प्लॉय रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल, अब लोन टू एम्प्लॉय हमने एक्सपेंस डाल दिया, इसका क्या होगा जी, पूछे इनसे पूछे देना। हाँ जी एनीबॉडी, अब देखो लोन टू एम्प्लॉय ने क्या ऑलरेडी कोई एक्सपेंस मैंने क्लेम किया था, लोन टू एम्प्लॉय का मतलब है लोन टू एम्प्लॉय डेबिट बैंक क्रेडिट, ये तो बैलेंस शीट आइटम है, दोनों एंट्रीज बैलेंस शीट को इफेक्ट किया, प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट ही नहीं की। अब वो एम्प्लॉय भाग गया, मेरे पैसे मारे गए, क्या ये बैड डेट्स है, नहीं, बैड डेट्स इसकी कंडीशन क्या है, कोई ना कोई सेल हो। अब देखो ना अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, फिर मैं कहता हूं आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। मैंने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया, एम्प्लॉय उसने मेरी प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट नहीं किया, इस एंट्री ने प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट नहीं किया, तो भाई जब वो मार के भाग गया फिर वो प्रॉफिट लॉस को क्यों इफेक्ट करे। तो एम्प्लॉय अगर पैसे मार के भाग गया तो अगर मैंने उसको एक्सपेंस क्लेम किया है तो वो भी डिसअलाउ होगा। नेक्स्ट आगे क्या जी, ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल आफ्टर एग्जॉस्टिंग द रिकवरी मई, ट्रेड डेट्स, हाँ जी यहाँ ये आपको अलाउ रहने हैं। चार्जेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द लैबोरेटरी इक्विपमेंट पेड इन कैश, चार्जेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द लैबोरेटरी इक्विपमेंट को कैपिटलाइज किया, बाद बात कोई ना कोई छोटी मोटी कंफ्यूजन आ जाती है कि वो अब मेरा ज़हन से चला गया कि ये कैपिटलाइज किया, कैपिटलाइज के चक्कर में एक्सपेंस किया, इंस्टॉलेशन है ये, फिर क्या हुआ, अच्छा ऊपर इंक्लूड्स है, ठीक है। अच्छा जी, ये चार्जेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स पेड इन कैश है 26,000 है, डिसअलाउ हो जाएगा। अदर इनकम ₹1 मिलियन कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट सीड फ्रॉम ए बैंक, अब आपको पता है कि ये जो बैंक प्रॉफिट है ये आपका क्या होना है, सेपरेट ब्लॉक है, यहां से निकल जाएगा सेपरेट ब्लॉक, ये नॉर्मल इनकम में टैक्स नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए, आगे क्या है, finance charges of ₹2 million consist of profit paid on funds borrowed by the AC from bank for the personal needs, पर्सनल नीड के लिए आपने कोई लोन लिया है उसका मार्कअप आपको अलाउ नहीं होना। लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर टू एन अप्रूव्ड लीजिंग कंपनी फॉर ए कार टेकन ऑन फाइनेंस लीज, अच्छा इसका नोट देख लेते क्या है जी, नोट नीचे, नोट क्या है जी, 8 नंबर नोट, पीछे आ जाओ मैं वैसे ही बता देता हूं। अब आपको पता है कि लीज रेंटल की डेप्सिएशन, लीज्ड एसेट की डेप्सिएशन डिसअलाउ नहीं है, मार्कअप डिसअलाउ होना है,
और मार्कअप प्लस प्रिंसिपल अलाउ होना है। डिसअलाउ क्या क्या होना है? लीज में आपको डिसअलाउड क्या होना है? मार्कअप ऑन लीजिंग से 3 रुपए डिसअलाउ होना है। डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट्स से 6 रुपए, ये भी डिसअलाउ होना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी दिया गया होगा प्रिंसिपल लायबिलिटी पेड, प्रिंसिपल लायबिलिटी पेड वो है 6 से 4 रुपए। तो लीज रेंटल कितने बने? 7 रुपीज। ये प्लस ये, पहले ये डिसअलाउ करेंगे, ये डिसअलाउ करेंगे, इसका तो इंपैक्ट कोई नहीं आना। और 7 रुपए लीज रेंटल जो होगा, लीज रेंटल में क्या क्या शामिल होता है? लीज रेंटल में प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। ये किस्त है आपकी, जो पूरी किस्त है लॉ कहता है, इनकम टैक्स कहता है वो अलाउ होनी है। ये इसी कंसेप्ट की बेस पे आप इसका क्वेश्चन करेंगे। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? जी अनस अली, चलो जी। जी अनस। सर वासलाम। सर जी अगर ऑर्डिनरी बिजनेस ही सर लोन देना हो तो क्या क्या क्या? सर अगर एम्प्लॉयर का सर जी काम ही यही है कि वो लोन देता है, हाँ जी, तो फिर तो बैड डेट होंगे सर। मतलब वो तो बैंकिंग कंपनी होगी ना यार, और तो कोई लोन इस तरह दे नहीं सकता, मना है वैसे ही। बैंकिंग कंपनी का तो सवाल ही नहीं है आपके सिलेबस में। आप यहाँ मार्केट में खड़े होकर वैसे कह सकते हैं कि मैं लोगों को लोन देता हूँ, सूद दो मुझे जी, वैसे वो तो वैसे मना है। ठीक है। हाँ, अगर उसका वैसे वो उसने लोन अगर दिया, वो बैड डेट्स हो गए हैं। अब बैंकिंग कंपनी में नहीं करवा रहा, फिर आप कंफ्यूज हो गए, फायदा कोई नहीं। अभी आपका सिर्फ इंडिविजुअल एओपी का सवाल है यार। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक। चलें आगे चलें जी। अच्छा जी, पीछे 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 रह गई, एक पर भी रह गई। प्रॉफिट पे टू ए बैंक ऑन ए लोन टेकन फॉर एडवांसिंग द कंसेशन लोन टू द, ठीक है, अगर आपने अपनी बिजनेस के लिए लोन लिया वो आपको अलाउ रहना है। अच्छा जी, स्टाफ एज पर द टर्म्स ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये क्या लिखा है? आधी बात लिखी आधी नहीं लिखी, ये क्या लिखी है? अच्छा ये वही लाइन है, ठीक है आगे चलो जी। सॉरी यार मैं लाइनें आगे पीछे हो गई। अच्छा जी, ये स्केड्यूल ऑफ दी ओन फिक्स्ड एसेट्स एज पर टैक्स रिकॉर्ड, टैक्स डब्ल्यूडी, ये देखो ये टैक्स डब्ल्यूडी दी हुई है, और आपने जो है अपने मुताबिक जो है वो जो टैक्स डेफिसिट आपने खुद कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब ऊपर कौन डेफिसिट दी हुई थी वो डिसअलाउ कर देनी है। अब यहाँ जो भी आप टैक्स डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे वो आपने अलाउ करनी है। याद रखिएगा जो पुराने एसेट हैं उनके ऊपर वो 50% डिस्पोजल के ऊपर जो है वो आपने डेफिसिट कैलकुलेट नहीं करनी। पुराने एसेट, इट मींस कि अगर आपकी ये जो आपका फर्नीचर फिक्सचर है 31,50,000, अगर आपका इस साल में डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो आपने 50% डेफिसिशन कैलकुलेट नहीं करनी। लॉ ने कहा कौन से एसेट के ऊपर 50%? जो 1 जुलाई 2020 के बाद लिया जाएंगे। पुराना जो कानून था यहां, इसलिए पुराना कानून पढ़ना जरूरी हो गया। पुराना जो लॉ था, लॉ कहता था फुल ईयर डेफिसिशन is allowed in the year of purchase, in the year of purchase, and no depreciation is allowed in year of disposal. अब जरा बेटा गौर से समझिएगा, ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होना पहले वाला हिस्सा। अगर आपने इस साल में ऐसा खरीदा तो आप नॉर्मल डेफिसिट का 50% कैलकुलेट करेंगे। हाँ,
ये वाला कैलकुलेट हो सकता है। अब ये होगा नो डेफिनेट अलाउड इज ईयर डिस्पोजल। पुराना जो एसेट है जो इस साल में डिस्पोज ऑफ किया उसके ऊपर आपने डेफिनेट चार्ज नहीं करनी। अच्छा जी, ड्यू द ईयर एंडेड जून 30, हाँ जी हमारा ये हमारा सर जी सर जी बोलो बोलो। सर आपसे पूछना था कि जी सर अगर एसेट पुराना हो यानी 2000 टैक्स ईयर 2021 से पीछे वाला हो, जी जी यानी 2-3 साल पहले जी परचेज किया हो जी और हमने उसकी 2001 के लिए WDV निकाली हो, हाँ तो जी। फिर हम जो डेप्रिसिएशन है वो फुल ईयर की माइनस करके फिर हम WDV निकालेंगे। वैसे यू आर राइट, ऐसे ही चार्ज बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे है, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे उसे दिया क्योंकि नहीं हमने होगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन वो देता नहीं है, वो हमेशा आपको टैक्स WDV निकाल के देगा ओके कि सर वो आपको ये नहीं कहेगा कि टैक्स ईयर 29 का एसेट खरीदा होता उसकी डेफिनेट आज तक हमने चार्ज नहीं की, ये नहीं कहेगा। वो आपको टैक्स WDV जिस तरह यहाँ नहीं निकाल के दी हुई, जैसे वो ये एग्जाम्प्ट वाला पड़ा था। हाँ जी ये नहीं निकाल के दी हुई, जी सर। तो वो इस तरह निकाल के देगा आपको। बहरहाल आपने आपका जो कंसेप्ट है वो सही है। अगर एग्जाम्प्ट हो टेम्परेरीली अब देखो, बिजनेस तो अब फिर देखो, ऐसे अब ही निकालना। एग्जाम्प्ट में तरफ कहीं और चली गई आप सवाल मिक्स मत करें प्लीज। आपका जो पिछला कंसेप्ट है कि अगर अगर आपको बताया गया कि एसेट 2019 में लिया और उसकी आज डिडक्शन चार्ज नहीं की, वैसे ही छोटा सा सवाल आ जाता है, वैसे एक छोटा सा 2-3 नंबर का सवाल आ जाता है कि एसेट 2019 में लिया और आज एसेट बेच दिया, तो उसकी जी इतने का बेच दिया तो उसका गेन और लॉस कैलकुलेट करें। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 2019 में पहले आप फुली डेफिसिट चार्ज करेंगे, 2020 में आप डेफिसिट चार्ज करेंगे और 2021 में आप कोई डेफिसिट चार्ज नहीं करेंगे। 3 नंबर का सवाल आ जाता है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ ओके जी, सर। समझ आई बात कि नहीं आई? सर आगे वो मैं जब आपने एग्जाम्प्ट वाला पढ़ाया था ना हाँ बिजनेस जी 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 कि अगर टेम्परेरीली बिजनेस एग्जाम्प्ट है टैक्स से, जी तो उसके लिए जब आपने कहा था कि WDV निकालनी हाँ पड़ जी, वहां जाती भी है, उससे WDV मैंने निकालनी है, वहां भी फिर WDV निकाला। निकालनी है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बात है। अब ये बात जो इसने सवाल पूछा है वो शायद किसी को समझ नहीं आया। अच्छा मैं पहले अब ये कंप्लीट करा दो, ओके मैं सर। आपका करवा देता हूँ। अब पीछे ओके सर। जो फसीर थैंक यू। रहमान चीफ सी जीफ सी। सर जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है उसमें से उसने टैक्स काट कर देना है, हाँ जी वो फिर हमने यानी कि ना अलाउड करना है उसमें। हाँ सर जी अगर 45,000 उसकी मंथली इनकम है सैलरी, तो सर उसकी यानी कि ना बनती है टोटल सैलरी 540 बनती है, 5,40,000, तो उसमें से टैक्स नहीं बनता। नहीं बनता। सर उसका अगर अदर सोर्स और इनकम है वो 20,000 पर इनकम यानी कि रेंटल इनकम आ रही है, उसको एम्प्लॉयर से क्या लगे? सर उस फिर टोटल पे हमें टैक्स नहीं काटना आता सर। नहीं 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 नहीं, आपका सवाल भी बताता हूँ, आपका सवाल भी चले, आप थोड़ा सा आगे चले गए हैं, चले बहरहाल आपका सवाल भी बता देता हूँ मैं। हौसला करें जी, मैं पहले ये खत्म कर लूँ। अच्छा जी, लीज है तो लीज आपको मैंने समझा दिया। फिर ये आपने सोल्ड अ मशीन और टोटल कंट्रीब्यूशन, यहाँ आपने टैक्स गेन और लॉस निकालना है। उसने कहा जी उसने रिकॉग्नाइज तो नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा कोई ना कोई गेन और लॉस निकल आएगा, मेरा ख्याल है। आगे चलें जी जरा। अच्छा ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया जी आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, कोई बात नहीं, इतना छोड़ देंगे, बाकी खत्म। टैक्स जो आप कटा हुआ है वो ऑलरेडी आपने लेस कर देना है। रिक्वायर्ड ये आ गया जी, प्लेन पेज पे आइएगा जी, प्लेन पेज पे आइएगा। एक सवाल हमारा ने किया है, एक सवाल फसी ने किया है। पहले मैं हमारा का सवाल लेता हूं कि एक 3 नंबर का आपको सवाल आया, 4 नंबर का सवाल आया आपको 4 मार्क्स का कि जी एसेट हमने परचेज किया टैक्स ईयर 2019 में और टैक्स ईयर 2021 में ये हमने खरीदा 5 लाख का और टैक्स ईयर 2021 में हमने 3,75,000 का बेच दिया। तो जिसके ऊपर गेन और लॉस कैलकुलेट करें, तो ये जो एसेट होगा 5 लाख के ऊपर आप फुल इंडस्ट्री चार्ज करेंगे
और 2021 में आप कोई डेफिनेट चार्ज नहीं करेंगे। ये अमारा का सवाल था। यानी कि आप क्या करेंगे, से ये फर्नीचर फिक्सचर है 5 लाख का 15%, कितना आ गया जी पहले साल 75,000, बाकी बच गया 4,25,000, 4,25,000 का फिर 15%, 63,750। WDV क्या आ गई 36,1,250। तो ये टैक्स WDV आ गई। अब टैक्स ये 2021 में से कोई टैक्स चार्ज नहीं करनी, और अल्टीमेटली आपका ये टैक्स गेन आ गया। टैक्स गेन आ गया, कितना आ गया, इसको माइनस इसको, कितना गेन आ गया जी 13,750 रुपए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द अमारा। Any confusion to anybody? Any confusion to anybody? ले जी, अब हम उसका सवाल लेते हैं। फसी का मैं सवाल देता हूं। फसी ने ये सवाल किया है कि जी मिस्टर ए एम्प्लॉयर है, और मिस्टर बी एम्प्लॉय है। सैलरी है, अच्छा मिस्टर बी की जो सैलरी है ना वो है, से हम कहें जी 48,000 पर मंथ, और मिस्टर बी की अदर सोर्स इनकम भी है, वो शाम को ट्यूशन भी पढ़ाता है, वहां से उसने कमाया जी 6 लाख रुपया पूरे साल में, 50,000। अब एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स काटना है, अंडा एम्प्लॉयर के साथ उसकी तनख्वाह यही है, 6 लाख से कम है, और भाईजान उसको अदर सोर्स उसे खुद टैक्स देना है। जिसने खुद कमाना है उसने अपना टैक्स खुद देना है। द टिप्स खुद कमाता है, मेरा कोई टैक्स नहीं काटता। मैंने खुद बताना है भाई मेरी इतनी टैक्सेबल इनकम है, मेरे से टैक्स ले लो, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने टैक्स जमा कराना है। एम्प्लॉयर को कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि तू कोई होर तो नहीं कमांदा, मैं तेरी उस इनकम टैक्स कटांगा, वो तीन सलामियां इकट्ठियां हुई तेरी उस इनकम टैक्स कटा। ओ नहीं नहीं, सिर्फ जो एम्प्लॉयर जो तनख्वाह देता है उसने उसी के ऊपर टैक्स काटना है। से बाजवा जी से। सर अगर बिजनेस का ईयर एंड जून में हो रहा है तो भी हम उसका डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे वो मशीन की? यार पहली बात आपको सवाल जून का ही आना है, आगे चलो। अब तो सर वो डेप्रिसिएशन हम फिर भी नहीं चार्ज करेंगे क्योंकि उसको तो इक्विपमेंट को तो पूरा ईयर हो गया होगा। जून, हाँ जी अब बिल्कुल, अगर आप 28 जून को एसेट बेच रहे हैं तो फिर भी डेफिनेट चार्ज नहीं करेंगे। नहीं, अगर 30 जून को बेच रहे हैं 30 जून को तो बेचा फिर भी डेफिनेट चार्ज नहीं करेंगे। मतलब वो पूरे ईयर की हमें डेप्रिसिएशन नहीं एग्जैम्प्ट हो करेंगे, गई, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एग्जैम्प्ट हो गई एक किस्म की। एग्जैम्प्ट नहीं हो गई पुत्र, घाटा पै गया। डेफिनेट चार्ज नहीं करेंगे, घाटा पेगा कि नहीं पेगा? वो ही हो गया, मतलब उस हाँ जी, साल की हमें नहीं डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, चार्ज कर। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जी सर। नहीं करेंगे। लो जी, अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं जी। अगर इंप्लॉयर मिस्टर ए इंप्लॉयर है, मिस्टर बी इंप्लॉय है, सैलरी पर मंथ है 54,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ 10% मेडिकल अलाउंस, 10% मेडिकल अलाउंस। मिस्टर एम्प्लॉयर ने पर मंथ कितना टैक्स काटना है? जवाब दें जी।
मिस्टर एम्प्लॉयर ने पर मंथ टैक्स डिडक्टेड कितना होगा, कितना गवर्नमेंट के खजाने में काट के जमा करवाना है, प्लीज आंसर। मिस्टर ए अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह दे रहा है 54,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ 10% मेडिकल अलाउंस। मिस्टर एम्प्लॉयर कितना टैक्स काट के जमा कराएगा? अबू जरा सिर्फ हौसला करो। खैर जो रेज एंड करते जाओ, ठीक है। पहली बात, चलो जी, अबू जरा सिर्फ जी आसिफ। सर 6,48,000 इनकम बनेगी जिसमें से 10% एग्जाम्पल हो जाएगा और 6 लाख से नीचे आ जाएगी तो कोई टैक्स नहीं बनेगा। हाँ जी, अंडा, कोई टैक्स नहीं काटेगा, जी सर। कोई टैक्स नहीं काटेगा, क्योंकि वो इनकम 6 लाख जितनी बनी, और जब उसका मेडिकल लोन्स लेस करते हैं 6 लाख से, 6 लाख से कम आ जाएगा। 6 लाख से कम आपकी बीटीएल है। बीटीएल क्या है? बिलो टैक्सेबल लिमिट। बड़े लोग इसको बिलाल टैक्स लिमिटेड कहते हैं, आपने क्या कहना है? बिलो टैक्सेबल लिमिट। लो जी, अगला सवाल है जी क्यूम भाई। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। लो जी, लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। अब 2 सवाल और हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो क्यूम भाई कराएंगे जी। ठीक है जी, आप ऑनलाइन रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, शाबाश, यही आपका भला अल्लाह का, अगर आप करते रहेंगे। आ जाओ जी क्यूम भाई, मेरी तरफ से जी खुदा हाफिज। मंडे को हम शुरू करेंगे जी, ट्यूसडे को, सॉरी, ट्यूसडे को हम शुरू करेंगे जी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वो इन्हीं चैप्टर का हिस्सा है, वो इन्हीं चैप्टर्स का हिस्सा है। तो अब ऑफलाइन मत हो, सवाल की प्रैक्टिस है, जितनी करते जाएंगे अल्लाह आपको जो है वो जजा देगा, जजा की सूरत में देगा, पेपर पास होंगे। ठीक है, लो जी, आ जाओ जी बस।
अस्सलाम स्टूडेंट्स, हैंड रेज करके एक दफा बता दें आवाज आ रही है क्लियर? जी हरून सलीम, ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन में प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। मिस्टर टेबल इज, मोहम्मद नुमान ने हैंड रेज किया। जी नुमान, ओके। Mr. Table is a manufacturer of electronic goods. The summarized income statement for the year in 30 June 2021 is as follows. उसने वो income statement दी गई है। टर्नओवर है इसमें 25 मिलियन, मोर देन 10 मिलियन है, मिनिमम टैक्स इस पर एप्लीकेबल होगा क्योंकि इस क्वेश्चंस जो आपके ये प्रैक्टिस के लिए किए गए हैं, इन सब क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेटली आपका टर्नओवर टैक्स को इग्नोर किया गया है। लेकिन जब ये पेपर के अंदर आएगा जहां पर इग्नोर टर्नओवर टैक्स नहीं लिखा होगा तब आपने इसको इंकॉर्पोरेट करना है। लेकिन वो पेपर के अंदर बाज़ औक़ात आपको कहता है इग्नोर टर्नओवर टैक्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस के आपके जितने भी क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली सब में इसमें टर्नओवर टैक्स जो अंडर सेक्शन 113 आज आपने पढ़ा है उसको इग्नोर किया गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स दी गई है। उसके बाद जी ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कार यूजफुली फॉर बिजनेस पर्पसेस। अब अल्टीमेटली जो लॉस है ये उसने जो हमारे पास कंप्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट दी गई इसके अंदर जो लॉस शो किया गया होगा ये लॉस अकाउंटिंग लॉस है, टैक्स लॉस नहीं है। तो क्या होगा इस लॉस का ट्रीटमेंट, बाकी उसने इसके रेलेवेंट डिटेल भी दी है, हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे। अकाउंटिंग लॉस जो सा है इसको हम लेस मतलब ऐड बैक कर देंगे और फिर टैक्स देखेंगे लॉस आता है या प्रॉफिट आता है, फिर जो भी आएगा उसको हम उसके रेलेवेंट रेट कर लेंगे। जब उसके नोट में जाएंगे तो हम उसकी डिटेल को देखेंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ, उसके बाद डोनेशन आ रहा है 1,60,000 का, उसने इसकी कोई रेलेवेंट डिटेल दी है, डिटेल में जाएंगे पता चल जाएगा। इरिकवरेबल बैड डेट्स दिए गए हैं, उसके रेलेवेंट भी डिटेल है। प्रोफेशनल फीस है, सैलरीज है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी प्रोग्राम दिएगा, उसके रेलेवेंट भी नोट दिया गया आगे, और अदर एक्सपेंसेस है। इन सबको इनकॉर्पोरेट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो उसने बताया हमारे पास 4.245 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन वही है, हमने जब भी इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन शुरू करना है तो हमने डिक्लेयर प्रॉफिट को ऊपर रख के शुरू करना है। मतलब जो फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट के ऊपर सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर टेबल रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट स्टेटस कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर 30 जून। उसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स या डिक्लेयर प्रॉफिट लिख के फिर नीचे एलएस का शुरू कर देना है। स्केड्यूल आपने जो इसका बनाना है या जो आपने इसकी डिटेल या फॉर्मेट बनाना है जो हमने ऑलरेडी शेयर किया उसी के मुताबिक इसको बना के। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑल द पेमेंट्स विल वेट थ्रू एडमिसिबल मोड ऑफ पेमेंट एंड टैक्स वर ड्यूली डिडक्टेड अनलेस मेंशन अदरवाइज इन द नोट्स। ये बाज़ औक़ात क्वेश्चन लिख भी देता है, ये लाइन बाज़ औक़ात ये लाइन पेपर के अंदर नहीं लिखी होती। लिखी हो या ना लिखी हो, जो चीज उसने मेंशन की है कि ये चीज कैश के थ्रू पे हुई, ये चीज आपकी क्रॉस चेक के थ्रू पे नहीं हुई, ये इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं किया, सिर्फ आपने उन्हीं पेमेंट्स या उन्हीं चीजों को उस तरह लेनी। अदरवाइज जिसके मतलब उसने कुछ नहीं कहा उसको यही अज्यूम करना है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है, इस पर टैक्स भी डिडक्ट हुआ है, इस पर थ्रू क्रॉस चेक भी हुई है, वो सारी चीज आपने यही अज्यूम करना है। बाजू का जिस तरह इस क्वेश्चन में इससे पिछले क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चंस के अंदर उसने इस चीज को बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया है, तो मे भी वो इस चीज को मेंशन ना भी करें। अब इसके चलते हैं नोट्स के ऊपर। पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू द कार सोल्ड। अब यहाँ उसने ओरिजिनल कॉस्ट दी गई। अब हमने कहा कि लास्ट उसने जो लॉस दिया था वो था अकाउंटिंग लॉस। हमने क्या करना है, अकाउंटिंग लॉस को ऐड कर देना है, ठीक है, और लेस करेंगे या फिर ऐड करेंगे। अगर तो टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया तो वो ऐड होगा, अगर टैक्सेबल लॉस आ गया तो हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, मैं भी आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ये बुजुर्ग यूं भी आपका माइक शोर कर रहा है। माइक शोर कर रहा है मेरा? हाँ जी, कैसे में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चे? ठीक है भाई, ये ना आपके तो कनेक्शन से प्रॉब्लम है उसके ना माइक के, तो तार हिलती है तो जिसकी वजह से ना डिस्टॉर्शन होती है। एक मिनट में इसको ना चेंज करूं। अब
क्लियर हुई आवाज शाज़म? जी क्लियर है, अब क्लियर। अब क्लियर है, चलो ठीक। अब इस क्वेश्चन उसने ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार दी गई है। जब आपको याद होगा हमने व्हीकल पढ़ी थी, डेप्रिसिएशन जब नेक्स्ट उसके एक्सेप्शंस में गए थे, उसके अंदर लिखी हुई थी जो कार है, कार की जो डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए कॉस्ट ली जाती है वो मैक्सिमम 2.5 मिलियन ली जाती है। 2.5 मिलियन से ऊपर अगर अमाउंट होगी तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कार के ऊपर अलाउ नहीं होगी। तो उस सूरत में जो हमारे पास फिर सेल प्रोसीड होती थी, उस सेल प्रोसीड को भी हम क्या करते थे, अपोर्शन करते थे। ये ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट जो से ये हमारे लिए नहीं होगी। ये जो है हम 2.5 लाख तक या 2.5 लाख कहते 25 लाख तक हमें इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन मिली होगी। टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू उसने खुद दे दी। सेल प्रोसीड दी गई है। अब सेल प्रोसीड को हम क्या करेंगे, 19,30,000 मल्टीप्लाई बाय उसकी जो कॉस्ट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ हुई, मतलब 2.5 मिलियन या 25 लाख, और डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो कि 3 मिलियन या 30 लाख। ठीक है, इस तरह करके हम सेल प्रोसीड की अपोर्शन करेंगे और फिर उसमें से लेस करेंगे टैक्स WDV जो कि इसने खुद दी गई है, तो फिर हम गेन या लॉस निकालेंगे। इस सूरत में सेल प्रोसीड क्या आ रही है, 14 लाख, 16 लाख, ठीक है, ये इसकी आगे सेल प्रोसीड। तो इसकी टैक्स जोन सी WDV कितनी है, 1535000। तो इन दोनों से माइनस से करके हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार आ जाएगा। ये प्रॉफिट है तो उसको टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देंगे। क्या प्रॉफिट आ रहा है, 73,333 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया सबका? इस पॉइंट में किसी का है कोई प्रॉब्लम, हैंड रेज कर ले। The donation was given to charitable approved under class 61 of part 1 of second schedule to the income tax ordinance। ये कौन सा स्केड्यूल्स है, ये जो डोनेशन है, ये उसने ये जो क्लास 61 वो लिखा है, ये कौन सा आती है, स्पेसिफाइड। जो डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस आते हैं ये उसके अंदर है। ये जो उसने अमाउंट बताई गई है, ये डोनेशन 1,60,000 अगर वो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को है तो वो हमारे लिए क्या है, अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। ये हमें कैसे पता चला स्पेसिफाइड का है, क्योंकि उसने इस चीज को स्पेशली इधर मेंशन कर दिया कि ये स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को हुई है तो ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। हाँ, अगर ये स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को ना होती और ना ही किसी चैरिटेबल को होती तो ये हमारे लिए अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं होना था। हाँ, अगर चैरिटेबल को होती तो हम यहाँ से अदर देन स्पेसिफाइड होती, अदर देन स्पेसिफाइड होती तो हम यहाँ से डिसअलाउ करते और बाद में टैक्स क्रेडिट देते, क्योंकि अगर स्पेसिफाइड है फिर हमें एज अ डायरेक्ट डिडक्शन ही अलाउ होती है। अब चलते हैं इसके नोट नंबर 3 है। सॉफ्ट लोन गिवन टू एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस फॉर रिटर्न ऑफ एज रिकवरेबल बैड डेट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट विद द अप्रूवल ऑफ ऑनर ऑफ द बिजनेस। हमें पड़ा है कि हमने वही बैड डेट हमारे लिए एक्सपेंस होगा जिसके अगेंस्ट हमने ऑलरेडी कोई इनकम या कोई चीज बुक की हो। ये लोन है, ये बैलेंस शीट की आइटम्स है, बैलेंस शीट की आइटम्स है, तो ये अगर इनरिकवरेबल हुआ है तो टैक्स डिडक्शन के तौर पर हमें ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, इसको हम ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4, द प्रोफेशनल फीस व लीगल फीस पेड इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ अ लैंड हैज मेंशन इन नोट 9(2)। सिर्फ मुझे ये बताएं, ये जो प्रोफेशनल फीस होती है, ये लीगल फीस होती है, वो किसके अंडर आता है? कोई इसका ट्रीटमेंट बताए कोई बच्चा मुझे इसका।
जी मुगीस आमिर, सही लैंड में ऐड नहीं होगी। ये लैंड में, लैंड ठीक है। और कोई बच्चा इसका आंसर? लैंड की, बिल्कुल ये लैंड की बच्चे कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, ये एज ए एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। बात क्लियर हुई? जिस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बुक नहीं करते, उसको हम बुक करते हैं एज अ टेंजिबल एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि ये लैंड प्रोफेशनल फीस, लीगल फीस, एक्विजिशन ऑफ लैंड के साथ रिलेट करती है, जिसकी वजह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम कैपिटलाइज करते हैं। हाँ, अगर तो यहां पर होता legal professional fees paid in connection with the case defending the title of a land, फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। लेकिन ये एक्विजिशन आई, एक्विजिशन की वजह से ये कैपिटल बन गया। अगर उस लैंड का केस हो गया और उस केस के अगेंस्ट हमने कोई लीगल फीस, प्रोफेशनल फीस पे की है, तो वो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना था। ये नोट कर ले चीजों को। क्लियर? किसी का क्वेश्चन? नोट नंबर 5 में चलते हैं। सैलरी क्लेम इंक्लूड अ ₹6,50,000 contribute to an unapproved superannuity fund. Mr. Table has made satisfactory arrangement for deducting of tax for the payment made from the superannuity fund as per law. तो ये क्या होगा? डिसअलाउ। मेरे पास कोई और बच्चा इसके मतलब बताए? कोई और बच्चा इसका बताए ये क्यों डिसअलाउ होगा? उसने देखे टैक्स डिडक्शन के लिए अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट है, उसने जब पेमेंट करनी है टैक्स डिडक्ट करके करनी है, तो फिर ये क्यों डिसअलाउ होगा? जी शहजाद मरगूब। सर आपके प्रॉफिट में डिडक्शन टैक्स सेस रेट की आती नहीं है, इसीलिए। कोई और बच्चा? अबूजर आसिफ। सर ये प्रूव नहीं है गवर्नमेंट से। यस, ये सुपरनेटिव फंड कोई कंट्रीब्यूशन के लिए उसकी डिडक्शन अलाउ करवाने के लिए दो शर्तें हमने पढ़ी है। एक क्या, वो अप्रूव्ड हो, नंबर 2 क्या, टैक्स डिडक्शन की अरेंजमेंट हो। अगर उनमें से एक भी शर्त फुलफिल ना हुई तो वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। उसमें से सेकंड शर्त तो पूरी है कि वो टैक्स डिडक्ट करेगा पेमेंट में से, लेकिन फर्स्ट जो उसकी शर्त है अप्रूव्ड होना, वो पूरी नहीं है, ये अनअप्रूव्ड है। अनअप्रूव्ड होने की वजह से इसके ऊपर डिडक्शंस या एडमिसिबल एक्सपेंडिचर नहीं रहेगा, ये डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, इसको ऐड बैक किया जाएगा। क्लियर? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ₹5,50,000 spent on the repair of plant and machinery. The amount of each invoice was less than ₹10,000 and was paid in cash, and ₹8,50,000 spent on the replacement of old furniture. अब जो 5.5 लाख है, ये 5.5 लाख रुपया पे कर दिया, तो कैश में पे कर दिया, तो क्या ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर हो गया या डिसअलाउ? कैश में तो पे नहीं होता। जब भी हमने पेमेंट बड़ी करनी होती है तो हमें लाजमी बात है वो किसमें पे करना चाहिए? किसमें? क्रॉस चेक में। लेकिन ये तो पे हो गया किसमें? कैश में। तो क्या ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर है या नहीं है? एनीबॉडी? 5.5 लाख की पेमेंट थी, कैश में पे हुई, क्या ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर है या नहीं है? कोई बच्चा मुझे बताए। उस्मान खान। नहीं सर ये अलाउ नहीं होगा। अलाउ नहीं होगा, ठीक होगा, गुड आंसर। कोई और बच्चा? चले अनस अली से पूछते हैं। अलाउ होगा सर। अलाउ होगा, उसकी रीजन बेटा? अलाउ क्यों होगा? 5.5 लाख है, कैश में पे किया है यार। सिंगल हैंड है और सर जी, और जो पेमेंट है वो 25,000 से कम है सर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज।
लाइन को समझे, ₹5,50,000 spent on repair of plant and machinery. The amount of each invoice has less than ₹10,000. कहने का मतलब ये है, ये जो 5,50,000 का हमारा टोटल है, दैट इज टोटल। ये जो टोटल बिल बना है, ये बिल डिफरेंट इनवॉइसेस को प्लस करके बना। मतलब इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 5 6 में भी कितनी इनवॉइसेस हो, 70 80 90 इनवॉइसेस हो। कहते जो हर इनवॉइस है, हर इनवॉइस का जो बिल बना है 10,000 से लेस है, मतलब 9,000 है, 10,000 है, 11,000 है। हमने पढ़ा हुआ है अगर कोई हमारी पेमेंट सिंगल हेड के अंदर 2.5 लाख से ऊपर जाती है, वो थ्रू क्रॉस चेक होना लाजमी है। लेकिन एक्सेप्शन के अंदर लिखा हुआ है 25,000 से लेस हो तो वो हमें डिडक्शन अलाउ होती है। उसके लिए ये क्रॉस चेक की लिमिटेशन नेसेसरी या कंडीशन नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये 10,000 2.5 लाख से नीचे है, मतलब 25,000 से नीचे है, तो इसके ऊपर हम थ्रू कैश पेमेंट कर सकते हैं। जी हमारा बेटा जी सर आपसे पूछना था कि अगर हमारा कोई सप्लायर है, हमें कोई चीज़ सप्लाई करता है और उसको उससे हम लेते उसी से परचेज करते हैं, लेकिन हम इनवॉइस 25,000 से कम लेते हैं, तो फिर भी हमें अलाउ होगा इन कैश? जी इन कैश अलाउ है, 25,000 से ऊपर ना जाए फिर पेमेंट। अगर एक ही पर्सन से कर रहे हैं और वो क्यूमुलेटिव हो रहा है तो फिर भी अलाउ होगा? सिंगल इनवॉइस की बात कर रहा है ना, पर्सन्स की बात नहीं कर रहा उधर कहीं। चलिए ठीक है, उधर पर्सन्स देखिए ना, मैं आपको डिडक्शंस वाली अभी 1 मिनट निकालता हूँ, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। एक मेरे साथ रहिएगा, मैं एक दफा ये डिस्कस कर लूंगा आपके साथ दोबारा, तो आपके लिए ये क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। ये आ गए मेरे डिडक्शंस। एनी एक्सपेंडिचर अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड। सिंगल अकाउंट का मतलब क्या है? ट्रैवलिंग अलाउंस, परचेजेस अकाउंट, फेयर अलाउंसेस, बैड या उसके अलावा कोई इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। मतलब ये सिंगल अकाउंट से मरा ये कैटेगरी ऑफ अकाउंट है, सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, एक्सीड ₹2.5 लाख इन एग्रीगेट shall be in management if the payment is not made through the क्रॉस चेक और बैंक। मतलब अगर कोई सिंगल अकाउंट एडवर्टाइजमेंट हो जाए, उसके अलावा क्या है हमारी ट्रैवलिंग अलाउंस और 4 5 10 किस्म के अलाउंसेस, पेमेंट एक्सपेंसेस, अगर उसकी जो टोटल है 2.5 लाख से ऊपर जा रही है तो हमने उसके बाद क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करना लाजमी है, अदरवाइज हमें ये अलाउ नहीं होगा। लेकिन दिस प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर। सिंगल ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 25,000। मतलब बेशक आपकी पेमेंट 4 लाख होगी एग्रीगेट, 5 लाख होगी, 5.5 लाख होगी, 10 लाख होगी, 50 लाख होगी, लेकिन उसमें जो सिंगल ट्रांजैक्शन हर दफा जो उसमें ट्रांजैक्शन हो रही है, इनवॉइस हो रही है, वो 25,000 से नीचे की है तो वो कैश के थ्रू पे हो सकती है, वो अलाउ है। लेकिन अगर 25 या 25 से ऊपर होगी, 25 से ऊपर होगी, फिर वो कैश में पे की, फिर वो अलाउ नहीं रहेगी। बात क्लियर होगी अबू जरा सी? सर अगर हम पेमेंट यानी कि हम करते तो सिंगल ट्रांजैक्शन है कि मेरा फर्ज करें मैं किसी से कोई चीज ले रहा हूँ सप्लायर से, वो 20,000 की इनवॉइस है, लेकिन मैं उसे ई रेंट पे पे कर रहा हूँ, तो बेशक एक्यूमुलेटेड बैलेंस 2.5 लाख से ऊपर चला जाए वो भी एग्जैम्प्ट ही रहेगा, वो इनवॉइस एक ही जनरेट कर दे। इनवॉइस जो आप कह रहे हो, अच्छा इनवॉइसेस क्रिएट हो जा रही हो, पेमेंट आप इकट्ठी कर रहे हो, ये इसके ऊपर जो सी आपकी इनवॉइस जब क्रिएट होती है साथ ही आप लायबिलिटी बुक कर लेते हो, ठीक है ना, वो लायबिलिटी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी में आएगा। बात क्लियर हुई? जी सर, यानी कि उसके ऊपर एग्जैम्प्ट ही है, यानी कि अलाउ है। इनवॉइसेस की बात कर रहे हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन। ठीक जी शहज़ाद सर, आपने इसमें बताया कि हमारी जो अमाउंट है सर वो डिसअलाउ तब होगी जब 25 या 25 से ऊपर होगी। सर यहाँ पर उसने लिखा कि सिंगल ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग ₹25, तो 25,000 इसमें इंक्लूड है?
26,000 से होगा सर? 25,001 से, 25,001 से, वही सर मतलब। हाँ 25,001 रुपए से, ठीक है जी सर, ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरव्यू। और ₹8,50,000 स्पेंट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर को रिप्लेस किया है, रिप्लेस करके न्यू फर्नीचर ले आया, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है, इसको ऐड बैक करेंगे और एसेट्स में हम दोबारा इसको एसेट्स में भी ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस के तौर पर इसको लेस कर देंगे, मतलब प्रॉफिट को इस अमाउंट के साथ इंक्रीज कर देंगे और डेप्रिसिएशन इस पर अलाउ करेंगे हम, क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में ऐड हो जाएगा तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगी हमें। नेक्स्ट, the employee training and facility amount was given to an institute established by an associated business of Mr. Table for training of general industry worker. The institute has already applied for recognitions by the local government for this purpose and is likely to be approved soon. ये क्या है? Employees training and facility 2 लाख रुपए, इसका कोई ट्रीटमेंट बता दे मुझे, पीछे से नहीं देख के बताना। मेरे पास हमजा बैठा, वो कहता सर मैं बताता हूं, कोई स्टूडेंट इसका ट्रीटमेंट बता दे बगैर पीछे से देखे। जी बोलो क्या क्या? दोबारा पढ़ते हैं इसको। द एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटेट अमाउंट वाज गिवन टू अ इंस्टीट्यूट established by an associated business of Mr. Table for training of general industry workers. अब ये जो ट्रेनिंग चल रही है, ये ट्रेनिंग किनकी है? क्या मिस्टर टेबल के एम्प्लॉयज की है? नहीं, ये जनरल इंडस्ट्री वर्कर्स के एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग है। ये जनरल इंडस्ट्री वर्कर्स के एम्प्लॉयज कोई है, उनकी ट्रेनिंग है, मिस्टर टेबल्स के एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है। हाँ, अगर इसको गवर्नमेंट, जिस तरह हम कहते हैं हम कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी रिसर्च के लिए या किसी बेनिफिट के लिए, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए या कोई अपनी सोशल वेलफेयर के लिए, तो वो रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई। हम लोगों की भलाई के लिए, अदर वर्कर्स के लिए वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं, तो ये हमें अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये अलाउ नहीं होंगे। हाँ, अगर ये हमारी अपने एम्प्लॉयज होते तो ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर से डिडक्शन अलाउ होनी थी, लेकिन अगर अपने एम्प्लॉय नहीं है, बाहर जनरल इंडस्ट्री वर्कर्स है, लेकिन उसके लिए फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल होगी, तो फिर हमारे लिए अलाउएबल बनेंगे। Other expenses were on the account of a fine paid for violation of Premium law dealing with the building code. ये क्या है? फाइन आ गया वर्ड, जहां पर फाइन रिलेटेड टू गवर्नमेंट आ गया, वहां पर अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है। लीगल अथॉरिटीज के रेलेवेंट फाइन जितना भी होगा वह अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज फाइन क्या है, अगर वो कहीं क्वेश्चन के अंदर लिख देता है कि ये जो आपको फाइन हुआ है, ये फाइन जो आपने या फाइन पे किया है, ये कंपनी ने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कह दिया, अपने रिसीवेबल को पे किया है या अपने कस्टमर को पे किया है, किसके अगेंस्ट? कि उन्होंने गुड्स घटिया क्वालिटी की या पुअर क्वालिटी की क्या कर दी थी, सेल कर दी थी, उसके अगेंस्ट उसने ये फाइन या उसने ये कंट्रीब्यूशन या उसने ये जिसको हम कहते हैं कोई चीज एडजस्टमेंट के तौर पर पे किया है, तो वो वाला फाइन या वो वाली एडजस्टमेंट जो कस्टमर को पे की जाएगी पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने की सूरत में उसको कंपनसेट करने के लिए, तो वो फाइन अलाउेबल एक्सपेंस है क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए। लेकिन जहां पर लीगल अथॉरिटीज पार्किंग फीस, गवर्नमेंट फीस, टैक्स फीस, कोई लेट पेमेंट फीस गवर्नमेंट की, वो सारे के सारे अलाउेबल एक्सपेंडिचर्स नहीं। उसामा खान ने हैंड रेज किया है। जी उसामा। सर मैंने ये नोट 7 का पूछना था आपसे। जी जी पूछे बच्चे। सर हमने जो ये काम किया अपने जनरल वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए किया है। हमने अपने नहीं देखे जा दोबारा, फॉर ट्रेनिंग ऑफ जनरल इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्ड जो इंडस्ट्रियल है वो हमारी रेलेवेंट नहीं है। कोई भी जनरल इंडस्ट्री के वर्कर जो भी है वो आके वहां से ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। बात क्लियर होगी? तो जी 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 उस्मान बेटा बोले। ओके नोट नंबर 9 पे चलते हैं। The fixed asset detail as eligible the tax returned on value of the asset held on 1 July excluding the cars sold mentioned in the note were, ये उसने बता दिया। इसके अंदर उसने खुद बता दिया जो पीछे हमने कार को सेल आउट किया नोट 1 में वो इस चीज के अंदर एक्सक्लूड नहीं है। अगर इस चीज के अंदर एक्सक्लूड नहीं है तो हमें यहाँ से डिस्पोजल करने की भी दोबारा जरूरत नहीं है। मतलब हमारे पास जो यहाँ कार की मोटर कार्स की अमाउंट आ रही है 4 मिलियन वो एक्सक्लूडेड है, वो डिस्पोजल के बाद वाली वो ये वही एसेट जो हमारे पास अभी तक पड़े हुए है। जी हमारा सर जी हमारा सर वो जो नोट नंबर 7 में अप्रूव लिखा हुआ है सर, अगर ऐसे ही प्रोविडेंट फंड हो और अभी अप्रूव ना हुआ तो हम उसको अनअप्रूव्ड अप्रूव नहीं हुआ तो अनअप्रूव लेंगे बच्चे। जब अप्रूव नहीं हुआ तो उसका मतलब अनअप्रूव्ड है वो। ठीक है उनके अप्लाई किए हुए जब तक अप्रूव नहीं होगा वो अलाउेबल नहीं होगा ना, अप्रूव उसको लेंगे। ठीक है बस थैंक यू। वेलकम। ये उसने जो हमारे पास WDVs दी गई है ये कौन सी है? टैक्स WDV एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो इसके अंदर जो एडिशन आएगा वो एडिशन कर देंगे। डिस्पोजल एक था हमारे क्वेश्चन में जो रिलेटेड टू कार था वो उसने ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया है तो हमें वो दोबारा इंकॉर्पोरेट करने की इसके अंदर जरूरत नहीं। अगर एक्सक्लूड ना किया होता तो हम डिस्पोजल के तौर पर इसमें से लेस करते उसकी WDV, जबकि वो एक्सक्लूड हो चुका तो दोबारा हमने करने की जरूरत नहीं है। एडिशन टू द फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर on January 1st 2020 computer software having estimated useful life of 4 year वो बताई गई है। 15 मार्च 2021 लैंड 5 मिलियन की उसने बताई हुई है। और नोट 10 के अंदर चलते हैं। मिस्टर टेबल पेड रुपीज 5 लाख एज एडवांस टैक्स इन कैश इन 4 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट एंड इन एडिशन द फॉलोइंग टैक्स विद हेड द सोर्स पर। ये जो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, ये टैक्स लिबिलिटी जो हमारी निकलेगी उसमें से लेस हो जाएगी। टैक्स लिबिलिटी में से लेस होनी है ये अमाउंट डायरेक्ट, और ये कहीं और से लेस नहीं होगी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करो। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करे बच्चा। जी हाफिज अतीक। क्यूम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्यूम भाई इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि वो जो सा हम लीज रेंटर के ऊपर कोई किसी एसेट की डेप्रिसिएशन निकालते हैं फिर इसे डिसअलाउ कर देते हैं जी, और मार्कअप है जो सा उसे भी डिसअलाउ करते हैं। अगर हम जस्ट डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करके मार्कअप तो पहले ही अलाउ होता है तो प्रिंसिपल को अलाउ करते हैं जस्ट, वो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको जो होता है ना वर्ड लिखा हुआ था लॉ के अंदर, उसमें लॉ लिखता है लीज रेंटल्स, वर्ड यूज करता है लीज रेंटल्स का। रेंटर। ठीक है, जब हम लीज रेंटल्स की डेफिनेशन में जाते हैं ना तो लीज रेंटल्स में आता है प्रिंसिपल। तो हम जो मार्कअप को ऐड बैक करते हैं ना, ऐड बैक
वो हम शो करते हैं कि जो मार्कअप ऑन लीज है ना, फाइनेंस लीज, हम जो एज अ टैक्स वाले वो इस मार्कअप को नहीं मानते, तो हमने इस मार्कअप को ऐड किया। आपका जो कंसेप्ट है क्वेश्चन के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, आंसर सही आएगा। आप कहें सिर्फ मैं प्रिंसिपल लेस कर दूं तो वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो भी आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को एक डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो और प्रिंसिपल को लेस कर दे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा आप मार्कअप को ऐड बैक करें, शो करें, मुझे पता है मार्कअप ऐड नहीं होना, और बाद में लीज रेंटल का वर्ड लिखे और ब्रैकेट में लिखे प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। ये प्रेजेंटेशन पर्पस होगा, ये एग्जामिनर को बताने के हवाले से। जिस तरह आपने अमोर्टाइजेशन की बात की थी, हमने याद है, अमोर्टाइजेशन आप किस पर चार्ज करते हैं? नंबर ऑफ डेज के ऊपर, डेज पे। अगर नंबर ऑफ डेज की बजाय मैं 6/12 कर लूं या 1 देखिए 183/365, आंसर में तो फर्क नहीं आएगा। यस सर, लेकिन उसने नंबर ऑफ डेज का कहा, और उस तरह भी कर देगा, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन कोशिश करें मार्कअप ऐड करके बाद में रेंटल्स को लेस करें। बाज़ औक़ात किसी क्वेश्चंस में होता है वो मार्कअप की अमाउंट आपको नहीं देता, सिर्फ लायबिलिटी की अमाउंट दे देता है, सिर्फ लायबिलिटी की। अब उस सूरत में आप मार्कअप को ऐड बैक नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी कर देते हो। यस सर, ठीक है, ये तब होगा अगर पता है मार्कअप का, मार्कअप ऐड बैक करे, दोनों को प्लस करे फिर लेस करे। अगर नहीं पता मार्कअप का, फिर सिर्फ लायबिलिटीज भी लेस कर देंगे तो आपका आंसर सही है। ठीक है, ओके सर, ओके। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में घर से करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हुआ था आपका। जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ये होमवर्क से करेंगे आप, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो हमने कर ही लेने, इसमें कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ये न्यूमेरिकल है और एक क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा न्यूमेरिकल है। आपने वहां से 3 जो लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 वो होमवर्क में करना है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 घर से करके आना है। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक बच्चे? अब आ जाए पास पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 1 ऑटम 2018 क्वेश्चन नंबर 3B जो मैंने डिस्प्ले के ऊपर है, इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। द अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ बशीर एसोसिएट्स for the year ended 30 June 2008 is rupees 1.2 million. Last year, BAT has written off balances outstanding from 2 of its debtor, namely Pulse International and Hussain Global, which were partially allowed by the tax authority. Detail as follows. हमने पढ़ा था अगर कोई हम अमाउंट बैड डेट अलाउ कर देते हैं और फ्यूचर में वो रिकवर हो जाते हैं, उसके रेलेवेंट कोई रिकवरीज आती है, बैड डेट रिकवरी, तो हमने एक स्पेसिफिक टैक्स ट्रीटमेंट उन चीजों का पढ़ा हुआ था। तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग वाले जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग के अंदर तो हमने क्या पढ़ा हुआ, बैड डेट एक्सपेंस कर दो, रिकवर हुई तो उसको इनकम में ऐड कर दो। यहाँ तो हमने सिंपल पर, जबकि टैक्स वाले ये ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करते। टैक्स वालों ने क्या करना है, इस ट्रीटमेंट से उल्ट काम करना है। तो अब होगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, during the current year BA received 6,52,000 of PI and rupees 3,46,000 from HG in full settlement of their debts. जो भी उनके डेट्स है उनके अगेंस्ट उन्होंने ये अमाउंट हमें पे बैक कर दी, मतलब ये बैड डेट रिकवरी है। अगर बैड डेट रिकवरी है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो क्या किया होगा, हमने इसकी एंट्री पास की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट या बैड डेट रिकवरी अकाउंट क्रेडिट। और जो बैड डेट रिकवरी या एक्सपेंस अकाउंट हमने क्रेडिट किया है उस वो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बन गई होगी। इसका मतलब क्या, ये जो हमारे पास इनकम शो हो रही है फॉर द ईयर 1.2 मिलियन या 12 लाख, इसके अंदर ये दो अमाउंट भी एज अ इनकम इंक्लूड हुई है ऑलरेडी। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से
हमने तो ये ट्रीटमेंट नहीं करना, इसका मतलब जो अकाउंटिंग वालों ने ट्रीटमेंट किया है हम उसकी रिवर्सल कर देंगे। हम इस प्रॉफिट में से 6,52,000 और 3,46,000 लेस कर देंगे पहले जो रिकवरी की सूरत में। यहां तक किसी का क्वेश्चन? अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? 2 लाख, अच्छा माइनस करके हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया 2,02,000, यहां तक आ गया। लेकिन अब इसमें जब बैड डेट रिकवर होते हैं तो आपको याद होगा हम कंपैरिजन करते हैं। अपने कंपैरिजन किस हवाले से? एक्चुअल बैड डेट रिसीव्ड और उसमें से लेस करते हैं चीजें जो हमारा फर्क आया होता है बाय द रिटर्न ऑफ और उसके हवाले से। फिर जो एडिशनल पेमेंट होती है फिर हम उसको कहते हैं ये हमने मजीद बैड एड करना है या हमने अपनी इनकम बुक करनी है। आपको अगर नोट्स याद हो, मुझे लगता है जो मेरे पास 2 बच्चे हैं उनके चेहरे लग रहा है जैसे उन्हें कुछ याद नहीं इस हवाले से, इसलिए मैं दोबारा वापस जा रहा हूं। ये वाला आपको याद हो, बैड एड रिकवर की अमाउंट, अ पर्सन शैल बी अलाउड डिडक्शन फॉर बैड एड डिडक्शन इन द फॉलोइंग कंडीशन दिस। उसके बाद ये वाली जो ये where a deduction allowed in the tax year for a bad debt written off in a subsequent tax year, the person receive in cash or kind any amount in respect of that, a computation shall be made as under। मतलब हमें जो बैड डेट हमने लास्ट में किया उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आ गई? रिकवरी आ गई। तो फिर हमने इस तरह कंप्यूटेशन करना है। ए माइनस पी, ए क्या इज द अमाउंट रिसीव अगेंस्ट द रिटर्न ऑफ डेट, अमाउंट रिसीव जो बैड डेट रिकवर्ड हुए हैं, रिकवर्ड बैड डेट रिकवर्ड, और उसमें से माइनस कर क्या करना है? जो हमारे पास बैड डेट रिकवर्ड हुए हैं उसमें से माइनस क्या करना है? बी, बी इज द डिफरेंस बिटवीन होल अमाउंट ऑफ बैड डेट एंड बैड डेट अलाउड एज डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स। मतलब जो हमने प्रीवियस ईयर में बैड डेट क्लेम किया था वो जो टैक्स अथॉरिटीज ने बैड डेट को माना, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस हमारा क्या बनेगा? बी। दोबारा ए क्या है? ए इज द बैड डेट रिकवर्ड इन कैश। बी क्या है? बी क्या है? जो हमने प्रीवियस ईयर में बैड डेट क्लेम किया और उसमें से लेस कर देंगे जो अमाउंट टैक्स अथॉरिटी ने मानी। मतलब वो अमाउंट बी, इन अदर वर्ड्स मैं अगर इसको कहूं, बी वो अमाउंट है जो टैक्स अथॉरिटीज ने हमारी नहीं मानी। मतलब हमने कहा बैड डेट 100 रुपए के हैं, टैक्स अथॉरिटीज ने 2000 पिछले साल का नहीं जी मैं 80 मानता हूं, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 20 रुपए। ये 20 रुपए वो अमाउंट है जो बैड डेट हमारी अभी तक अमाउंट नहीं मानी गई। अब उस क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके लिए चीज ये रिकॉल करवाना इसलिए जरूरी था, अगर मैं डायरेक्ट करवा देता आपको याद नहीं आना था मैं कर क्या रहा हूं। और मुझे इस चीज का पता मेरे पास जो 2 स्टूडेंट उनके चेहरों से लगा। अब इसमें हर दोनों का सेपरेट आएगा। अब इसके अंदर अगर मैं ए कहूं बी रिसीव 6 लाख फ्रॉम पीआई, पीआई के हिसाब से पहले, तो इसका मतलब पीआई के लिए ए क्या है? 6,52,000। ठीक हो गया। बी क्या है? बी इज द डिफरेंस बिटवीन बैड डेट क्लेम एंड टैक्स अथॉरिटी अलाउड। बैड डेट क्लेम हमने क्या किया था? 11,50,000 ये लिखा हुआ है, ये हमने क्लेम की थी और हमें इसके अगेंस्ट टैक्स अथॉरिटीज ने कितना अलाउ किया? 8,25,000। तो मतलब कितनी अमाउंट अलाउ नहीं हुई? वो आ गई 3,25,000। बी कैसे आया?
11,50,000 जो हमने उनको कहा था इतने बैड डेट है, टैक्स अथॉरिटीज ने कहा नहीं, हमने जो मानना है 8,25,000 को, तो पीछे आपका बच गया 3,27,000, 3,25,000। मतलब 3,25,000 वो अमाउंट थी जो टैक्स अथॉरिटीज ने हमारी नहीं मानी। अब ए माइनस बी, ए इज द अमाउंट, ए क्या है जो बैड है रिकवर्ड है, और बी क्या है 3,25,000। तो हम ए माइनस बी करेंगे, 3,27,000 की हमारे पास अमाउंट आ गई। ये टैक्सेबल इनकम में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, अगर तो ए ज्यादा है मतलब रिकवर्ड ज्यादा है और जो टैक्स अथॉरिटीज ने नहीं माने वो कम है, तो इसका मतलब हमारी इनकम है। अगर रिकवर्ड कम है और टैक्स अथॉरिटीज की जो अमाउंट है जो नहीं मानी गई वो ज्यादा है, तो इसका मतलब मजीद एक्सपेंस करेंगे। बात समझ लगी? इसका मतलब इस सूरत में जो 3,27,000 है ये हमारी क्या आएगी, इस 2,02,000 में 3,27,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किस हवाले से, बैड डेट रिकवर्ड। इस तरह निकलनी है कैलकुलेशन। अब दूसरे की कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं रेजर कर दूं इधर एरिया ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए। अब दूसरे के लिए एच जी के लिए ए क्या है हमारे पास, ए इज द बैड डेट रिकवर्ड अमाउंट 3,46,000। इसमें से लेस क्या करना है, बी। बी कैसे निकलेगा, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिटर्न ऑफ और अलाउड। मतलब जो हमने प्रीवियस ईयर में अकाउंटिंग वालों ने क्लेम किया और जो टैक्स वालों ने माना, इनका डिफरेंस क्या होगा, बी होगा। मतलब वो अमाउंट जो टैक्स अथॉरिटीज ने पिछले साल हमारी नहीं मानी। इसमें हमने क्लेम क्या किया था, 9,25,000, टैक्स वालों ने कितना मानना था, 2,40,000। मतलब 9,25,000 माइनस 2,40,000, तो मतलब 6,85,000 अमाउंट वो थी जो टैक्स अथॉरिटीज ने नहीं मानी गई थी। तो ये क्या होगा, बी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बैड डेट अमाउंट रिटर्न ऑफ एंड द टैक्स अथॉरिटीज अलाउड। ठीक है, हम इसमें से बी को करेंगे 6,85,000 को लेस करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए जो बैड डेट रिकवर्ड है वो कम है, जो अमाउंट टैक्स अथॉरिटीज ने हमारी नहीं मानी वो हमारी ज्यादा है। तो इस सूरत में बैड डेट रिकवर्ड नहीं आएगा। इस सूरत में क्या आएगा, मजीद एक्सपेंस करेंगे 3,46,000 माइनस 6,85,000, तो ये आएगा 3,39,000 का हमने मजीद एक्सपेंस बुक करना है। तो इस इनकम में करेंगे 3,39,000 का एक्सपेंस, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। हैंड रेज करके बताएं, क्लियर हुई बात या है? बात क्लियर बेशक ना करें, अगर किसी का क्वेश्चन है वो हैंड रेज करे। सॉरी मैंने गलत कर दी बात, क्वेश्चन है किसी का तो वो हैंड रेज करे। इस तरह तो क्वेश्चन वाले बच्चे ही नहीं आएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? पक्की बात है। चलें आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।